तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, ठीक है ना, और इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया था। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल कैसे दिया, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अब पहला क्वेश्चन कि दोनों एक्सपेरिमेंट क्यों किए थे। तो बच्चों देखो, नेचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात करूं तो एनसीईआरटी में क्या होगा, टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जो एटम रेडिएशन एमिट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया। और जो सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जैसे हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया, ठीक है। अभी किस टाइप की रेडिएशन एमिट करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, एंड गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई। तो पहले समझो ये कि रेडियो एक्टिव क्या होता है और नॉन रेडियो एक्टिव क्या होता है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं कौन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये रेडिएशन क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टू कंट्रोल द हार्मफुल रेडिएशन एमिटिंग बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे थे, रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और डिस्कवरी किसकी हो गई, न्यूक्लियस की। जैसे थॉमसन ने क्या किया था, लाइटनिंग के फेनोमेना को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, और डिस्कवरी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहां पर अभी आपको समझ में आया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, क्लियर है। चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं इतने पार्ट को, तब से बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पर एक चीज ये यूज होने वाली है, मैं बता देता हूं आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैं बात करूं, ये हीलियम है, हीलियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब मैंने पूछा बता हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, ये भी 2 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये भी 2 है। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर बच्चों मैंने क्या किया, इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए, तो यहां पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, प्रोटॉन कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले He+2 को क्या बोलते हैं, ये होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का जो देखो, अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, और जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स के मास का, वो प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है। यानी मैं बात करूं, इस पे देखो क्या चार्ज है, ये तो न्यूट्रल था, बट इसके ऊपर चार्ज क्या है, माइनस चार्ज नहीं है, और ये होता है न्यूट्रल, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी मैं अगर बात करूं अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितने का होता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। तो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और कितने का होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल, यानी 2 प्रोटॉन होते हैं। यानी क्या हो गया, 2 × 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, ध्यान से देखो, जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, या इसको आप ये भी लिख सकते हो 4 MP लिख सकते हो, यानी प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, या लिख सकते हो 4 × 1.672 × 10 की पावर -27 kg। क्लियर है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होगा। अल्फा पार्टिकल को He+2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो चार्ज है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बस ये है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और उसका जो मास होता है वो क्या होता है, 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में बता दिया, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, नोट कर लो, ठीक है। तो चलो खैर छोड़ो इसको। अब बच्चों देखो, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा हुआ है, पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि एटम्स में, एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं,
उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बच्चों, अभी हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। मैं अभी इस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, रदरफोर्ड मॉडल तो मैं भी आपको समझाऊंगा, तो इसको समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। जैसे आपको बताना पड़ा मुझे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। मैंने इसी में आपको बताना पड़ा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ समझाने के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे, हार्मफुल रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो रेडिएशन होती हैं, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक मान लो एग्जांपल दे दिए, एक कम तुम्हें मान लो एटम दे दिया जाए, बोलेगा बताओ ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कि नॉन रेडियो एक्टिव है, तो देखो मैं पहचानने का तरीका बता देता हूँ। N मतलब हो गया न्यूट्रॉन और P मतलब हो गया प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बच्चों देखो नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये रेडिएशन तो एमिट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, इस तो ये माना जाता है देखो कि जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ये स्टेबल होता है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो रेडिएशन एमिट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और अनस्टेबल चीजें क्या होती हैं, स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए रेडिएशन एमिट करते हैं। अब कैसे पता, देखा गया जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे उनमें एक बात कॉमन देखी गई, तो रिसर्च में ये देखा गया कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे उन सब में या तो N/P की वैल्यू 1 से कम थी, या फिर N/P की वैल्यू क्या थी, 1.6 से ज्यादा होती है। और जितने भी देखा गया जो एटम्स रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनमें एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन था कि इनमें N/P का रेशियो क्या होता है, 1 से 1.6 के बीच में होता है। ठीक है, अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पहली बात तो 1.6 क्या है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखा गया जितने भी सब्सटेंस रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं उनमें N/P का रेशियो क्या होता है, 1 से 1.6 के बीच में होता है। और जितने भी एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करते हैं उनमें क्या बात कॉमन थी, या तो N/P की वैल्यू 1 से कम थी या तो 1.6 से ज्यादा थी। अब N मतलब न्यूट्रॉन और P मतलब प्रोटॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन और P मतलब प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहां पर होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, यानी माना गया कि इनका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो न्यूक्लियस स्टेबल की कंडीशन क्या हो गई कि उनमें N/P का रेशियो जिसमें इसमें क्या होगा 1 से 1.6 के बीच में होगा, उसका न्यूक्लियस माना जाता है कि स्टेबल होता है। और न्यूक्लियस स्टेबल होगा तब वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, लेकिन जब न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा, और एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रेडिएशन को एमिट करना होता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो? ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं और ये रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। तो ये बच्चों देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो फिर ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों देखो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन की मैं बात करूं 1H3। तो बच्चों देखो अगर मैं बात करूं आपसे, चलो मैं एक्सेप्शन को अलग से बता देता हूं। ठीक है, जैसे बच्चों देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं एक्सेप्ट बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स होता है 1H1, एक होता है 1H2 एंड 1 होता है 1H3। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन की ये दोनों सब्सटेंस, देखो यहां पे क्या है, ये दोनों सब्सटेंस जो होते हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से 2 क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, और एक क्या होता है, रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं बताओ बच्चों N/P का रेशियो निकालो, तो यहां पे N/P का रेशियो कितना आएगा, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, कितना आएगा 0, और 0 किस में आएगा, 0 इसके बीच में तो नहीं आएगा, यानी अगर देखोगे 0 तो यहां आएगा, 1 से कम है, यानी इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, जबकि 1H1 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो ये वाला भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव आएगा, जबकि क्या होता है, ये वाला नॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, जबकि ये वाला क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है,
तो बच्चों आप लोग जल्दी से इसको नोट करो और ये एक्सेप्शन समझ के याद रखना, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी थी इस एक्सपेरिमेंट के पहले मैंने वो आपको समझा दिया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, या फिर नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, या फिर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन एमिट क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। तो ये देखो मेन एक्सपेरिमेंट में आपको समझाता हूँ क्या होगा। देखो इन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, उसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। तो ये सब्सटेंस क्या होगा, मैं लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव तो इससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी। अब रेडिएशन हर डायरेक्शन में निकलेगी, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये रेडिएशन देखो हर एक डायरेक्शन में निकल रही है। अब ये रेडिएशन को एक सीधी डायरेक्शन में लेने के लिए, पाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां पर एक प्लेटिनम की प्लेट लगा दी। किसकी प्लेट, प्लेटिनम की। इससे क्या हुआ, जो भी रेडिएशन देखो निकल रही थी यहां पर ऐसे ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी। बट यहां पर उन्होंने होल कर दिया, देखो यहां पर, यानी सिर्फ यहां पर इसलिए होल किया कि इनको रेडिएशन थी जो एक ही डायरेक्शन में चाहिए थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो फिर आपको बता रहा हूं, यहां पे उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, जो रेडिएशन एमिट करता है। और यहां पे उन्होंने खुद चूज किया, उन्होंने ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल। ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिससे अल्फा बीटा दोनों निकलता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा तीनों निकलता है। तो उन्होंने ऐसा चूज ही किया जिससे सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल। यानी यहां से कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, ये वाले पार्टिकल कौन से हैं, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल देखो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल में चार्ज कौन सा होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उन्होंने यहां पे क्या किया, इन्होंने बीच में यहां पे क्या लगा दिया, थिन गोल्ड फॉयल लगा दिया। उन्होंने क्या किया, बीच में थिन गोल्ड फॉयल लगा दिया। अब गोल्ड का फॉयल क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, इनर्ट मेटल होता है, जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, गोल्ड की मेलिबिलिटी बहुत ही हाई होती है। सबसे हाईएस्ट मेलिबिलिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। अब मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इतनी पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो गोल्ड की मेलिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ये एक इनर्ट मेटल है, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां पे गोल्ड का फॉयल ले लिया। और बच्चों देखो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर ये पूरी ZNS की स्क्रीन लगा दी। ये कौन सी स्क्रीन है, ZNS की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने बच्चों देखो क्या एक कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां पे, मैक्सिमम तो यहां ग्लो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, पास कर गए। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहे थे वो सब क्या कर जा रहे थे, यहां पर पास कर जा रहे थे। तो यहां पे कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे ये स्क्रीन क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है। तो जैसे यहां ग्लो करने लगा मतलब यहां पे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो यहां डिटेक्ट हो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कुछ पार्ट यहां पे भी ग्लो कर रहा है, कुछ कुछ पार्ट यहां पे भी ग्लो कर रहा है। अब उन्होंने सोचा यहां पे ग्लो क्यों कर रहा है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो देखो बच्चों इसी पार्ट को, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, सबसे पहले इसको नोट करो, उसके बाद मैं देखो अच्छे से फिर समझाता हूं, इस डायग्राम को रफ करके मैं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। और बच्चों एनसीईआरटी पढ़ना मत बोलना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, क्योंकि ये सब थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कि जेईई और नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। तो ये सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव है। और इन्होंने क्या किया, तुम ऐसे भी बना सकते हो उसको, एक प्लेटिनम के ब्लॉक में क्या कर दिया, इसको डाल दिया। तो जैसे इसको प्लेटिनम के ब्लॉक में डालोगे, क्यों डाला, क्योंकि इससे रेडिएशन क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में निकल रही थी। तो इन्होंने इसलिए डाला जिससे रेडिएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में निकले।
तो यहाँ पे एक डायरेक्शन में रेडिएशन निकल रही है और उन्होंने ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही चूज किया जिससे सिर्फ क्या हो, अल्फा पार्टिकल निकले। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों चार्ज कौन सा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने देखो बीच में क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे थिन गोल्ड फॉइल ले लिया। ठीक है, तो जैसे थिन गोल्ड फॉइल लगाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर उन्होंने लगा दी, ऐसे लगा दी। ये कौन सी स्क्रीन है, ZNS की स्क्रीन है। ठीक है, तो ये होती है लाइट सेंसिटिव। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए, यहां डिटेक्ट हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, यहां डिटेक्ट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट हुए। तो उन्होंने सोचा कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा यहां पर ऑब्जर्व किया। अब देखो यहां पर इस वाले पार्ट को देखो, जो यहां से थिन गोल्ड फॉइल लगाया मैंने, समझो इस बात को, तो ये थिन गोल्ड फॉइल है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। तो इस वाले पार्ट को देखो, मैं थोड़ा ऐसा मैंने बना दिया। तो उन्होंने देखो क्या ऑब्जर्व किया, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इससे गोल्ड फॉइल से देखो पास हो गए। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल उन्होंने पास करवा दिए, तो देखो ऐसे पास हो गए, ये देखो। तो अप्रोक्सीमेट 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, इस फॉइल से पास हो गए, यानी जो यहां पर डिटेक्ट हुए सीधे। ठीक है, और देखो कुछ अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहां डिटेक्ट किए, यानी मतलब 1/4000 अल्फा पार्टिकल, यानी 4000 में एक अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहां पे डिटेक्ट किया। यानी यहां पर कुछ अल्फा पार्टिकल जो ऐसे आ रहे थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए। इनका नंबर क्या था, अप्रोक्सीमेट 4000 में एक अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब उन्होंने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पे भी डिटेक्ट हो रहे थे। अब क्वेश्चन ये कि यहां पर डिटेक्ट कैसे हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा। देखो बच्चों, जो देखो ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, देखो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, और जो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल आया वो ऐसे ऐसे क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। यानी इनका नंबर कितना था, जो यानी सीधे सीधे गए वो ऐसे वापस हो गए, यानी 1/20,000 अल्फा पार्टिकल, यानी 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, रिबाउंड कर गया। अब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट हो रहे हैं, कुछ यहां हो रहे हैं, कुछ यहां पर डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उनका कंक्लूजन क्या था, देखो उन्होंने बोला कि जो थॉमसन ने बताया था एक्चुअल में वो सही नहीं था, क्योंकि थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर प्लस चार्ज हर जगह होता तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता, रिपेल करता। तो यहां पे कहीं भी देखो रिपल्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। यानी इस वाले अल्फा पार्टिकल है, देखो बच्चों, तो ये अल्फा पार्टिकल, इसमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है इन सब में। ठीक है, और यहां पर सेंटर में क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग सेंटर में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए प्लस प्लस यानी सेम चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो इसके सेंटर में ही पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि रिपल्शन क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अब पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। ठीक है ना, मैंने इसी पार्ट को लार्ज करके दिखाया आपको। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां डिटेक्ट कर रहे थे, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर गए, यानी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब बच्चों कि यहां पर क्या होगा, तुम्हारा कोई भी पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में होता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव अगर होता तो रिपेल कर देता। अब बच्चों ये वाले कुछ पार्टिकल क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। तो मैंने यहां मान लिया कि ये किस एंगल पे कर गए, ये कुछ थीटा एंगल पे कर गए। तो कुछ थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चों पार्टिकल, क्योंकि यहां पर क्या एक्चुअल में यहां प्लस प्लस में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और जैसे रिपल्शन होगा तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ पार्टिकल यहां डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो रिबाउंड कर जा रहे हैं। तो रिबाउंड क्यों कर रहे हैं, तो जो सीधे सीधे आ रहा है वो क्या होगा, रिबाउंड कर गया। यानी इसके ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कोई रिपेल कर रहा होगा, और रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज ही करेगा। इसका मतलब इन्होंने यहां पर बताया कि एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां होता है, एटम के सेंटर में होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं
न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब बच्चों अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो गूगल में दिखाएगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? रदरफोर्ड ने, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन की लोकेशन कहां पर होगी, लेकिन तब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी में चेक करो तो दिखेगा प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की थी। ठीक है, तो अभी तक जब तक इन्होंने मॉडल दिया तब तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? यहां पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो आप लोग जल्दी से इस पार्ट को नोट करिए, उसके बाद मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको डिस्कस किया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उसमें देखो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूं कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गए? पास कर गया, मतलब स्ट्रेट चले गए। कितने? अप्रोक्सीमेट 99.9%। उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल, मतलब 4000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया कुछ एक एंगल पे। ठीक है, थीटा एंगल मैंने मान लिया था वहां पर। फिर देखो नेक्स्ट मैंने क्या डिस्कस किया कि उसमें से भी कुछ अल्फा पार्टिकल, यानी 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल, वो क्या कर गया? रिबाउंड कर गया। ठीक है ना, तो लिखा है वेरी फ्यू, यानी 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल, वो फॉइल से पास ही नहीं कर पाया, मतलब वो रिबाउंड कर गया। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है। और कितने के एंगल पे? अप्रोक्सीमेट 180 डिग्री रिबाउंड, मतलब जैसे आया और वैसे चला गया। क्लियर है? तो आप जल्दी से इस पार्ट को नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, या उसमें एक्सपेरिमेंट जो जो चीज़ ऑब्जर्व की थी उससे देखो क्या क्या आइडिया लगा। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है ना, वो कुछ भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने को यहाँ से ये आइडिया लगा कि एटम्स के अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या है? वैकेंट है, क्योंकि सीधे निकल गए, मतलब वो किसी चीज़ से टकराए नहीं, है ना। तो टकरा कहाँ रहे थे वो? तो बच्चों देखो, रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया तो उसके पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या थे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और एक्सपेरिमेंट से उन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया लगाया। तो देखो क्या क्या आइडिया लगाया उन्होंने। ठीक है, तो कंक्लूजन पर क्या है, हम लोग उसकी बातें डिस्कस करते हैं। तो रदरफोर्ड ने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गए? वो सीधे स्ट्रेट निकल गए, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो ही नहीं किया। इसका मतलब उनके रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आए नहीं है, और रास्ते में पॉजिटिव चार्ज नहीं आए, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो एटम का होता है वो क्या होता है? वैकेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेट 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए थे। ठीक है, अब सीधे निकल गए मतलब मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है? वैकेंट है, तभी तो सीधे निकल गए वो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा? फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? तुम्हारे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल पाथ से। फ्यू मतलब 4000 में एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा था, और 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड कर गया था। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि वो पार्टिकल रिबाउंड क्यों कर रहा है या डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा डेंस है, मतलब कॉन्सेंट्रेट है। तो वही लिखा हुआ है, इट वॉज कंक्लूडेड दैट होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल इन द एटम। यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज ने जो स्पेस ले रखा है एटम के अंदर, वो क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, और वो इतना कम है कि मान लो अगर एटम का साइज इस पूरी बिल्डिंग के बराबर है, ये रूम की बात नहीं कर रहा, पूरी बिल्डिंग के बराबर है, अगर इतना बड़ा एटम होगा तो न्यूक्लियस कितना होगा? सिर्फ एक पॉइंट के बराबर। ठीक है ना, यानी इतना छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज किसी भी एटम में। तो 99.9% पार्ट एटम में क्या होता है? खाली होता है। क्लियर है? तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट जो दो बचे हुए पॉइंट है उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूं वन बाय वन। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है?
वो ऑक्यूपाई करता है क्या, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। इट इज सपोज टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ इफ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, सफर्ड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, यानी क्या होता है 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, रिबाउंड हो जा रहा था। तो वही लिखा हो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है तुम्हारा, सफर स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन और इवन रिटर्न ऑन देयर पाथ 180 के एंगल पे रिटर्न कर जा रहा था, बताया था मैंने, ठीक है। तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस क्या होता है, रिजिड होता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, देखो न्यूक्लियस एक तो रिजिड होता है और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, आप बस इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रदरफोर्ड मॉडल पर। उन्होंने फाइनली अपने मॉडल में क्या बताया वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम जो कंसिस्ट होगा, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस बोलते हो, ठीक है। क्योंकि अब ये तब तक प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन्स की बात हो रही है, जबकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है। यानी एटम के सेंटर में क्या होता है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो पूछेगा बताओ बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करो, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर को ऐड कर देना, तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंस्ट्रीब्यूटेड बाय द दिस न्यूक्लियॉन। यानी जो एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। यानी एटम का मास पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, एटम का सारा मास कहाँ होता है, उसके सेंटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब वो न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियॉन की वजह से ही एटम का पूरा मास आता है जो कि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में वो अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी का एटम अलग अलग होगा, हर किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए हर किसी में पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं, तो दोनों में देखो पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है कि नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होगा हर किसी में अलग अलग होगा। ओवरऑल तो कार्बन भी न्यूट्रल है, ओवरऑल नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो हर किसी एटम में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन होता है। तो इस पार्ट को आप जल्दी से नोट करिए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है, अब मैं आगे डिस्कस करूं। चलो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड जी ने यह बताया कि जो एटम का पूरा मास होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, एटम के सेंटर में होता है, और वो एटम का सेंटर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है उसका वॉल्यूम। तो देखो बच्चों उन्होंने ऐसा बताया कि अगर एटम की जो रेडियस की बात करोगे उसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर में होता है। अब ये डिपेंड करेगा किसका एटम है, ठीक है ना। यानी किसी का एटम मान लो किसी के एटम की रेडियस होगी 10⁻01 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, सॉरी ये 10 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो देखो हर किसी में क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम अलग अलग होती है, बट सब में ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो किसी एक के एटम की रेडियस होगी 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, किसी में होगी 0.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, किसी में होगी 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग।
तो बच्चों देखो जो लास्ट वाला पॉइंट था उसको मैं देखो अच्छे से एक्सप्लेन करने को आपको ट्राई करता हूँ। तो बच्चों उन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड जी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एटम होता है उस पर जो सारा का सारा मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और रदरफोर्ड जी ने ये बताया कि न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जो एटम की रेडियस होती है, जो उसका ऑर्डर होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर में होता है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो उसका जो ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻15 मीटर में होता है, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FM करके लिखते हैं, फेरोमीटर, ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों को। तो जैसे कि मान लो अब हर किसी का एटम है, ऑर्डर सेम रहेगा सब में, लेकिन हर किसी में एटम्स की वैल्यू अलग अलग होगी। हो सकता है किसी में वैल्यू आए किसी भी एटम की 2 × 10⁻⁻10 मीटर, हो सकता है किसी का साइज बड़ा हो तो उसमें आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर, किसी का साइज और बड़ा हो तो वैल्यू आएगी 7 × 10⁻⁻10 मीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर क्या होगा, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर एटम का साइज पूरे इस रूम के बराबर है तो न्यूक्लियस साइज क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट के बराबर, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। अब देखो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप न्यूक्लियस लोगे तो उसका मास कितना होगा, 10⁻14 ग्राम होगा। और 10⁻14 ग्राम कितना होता है, आप सोच कर देखो थोड़ा सा। 10⁻14 ग्राम इतना ज़्यादा मास है ना कि अगर तुम क्या करो, पूरे पृथ्वी का मास ले लो, पूरे इंडिया का मास ले लो, हर इंसान के मास को काउंट कर लो, ठीक है ना, उन सबको जोड़ दो तब भी ये वाला मास 10⁻14 ग्राम मास ज़्यादा होगा। यानी अगर तुमने 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर न्यूक्लियस ले लिया तो उसका मास इतना ज़्यादा होगा कि वो पृथ्वी के मास से भी ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी न्यूक्लियस सोच रहे हो कितना ज़्यादा डेंस होता है, यानी वहाँ पर इतने पार्टिकल इतने पास पास होते हैं, वो इतना ज़्यादा भारी होता है कि वो अगर तुम देखोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास वो भी पूरे दुनिया के मास के बराबर, उससे भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो आपको ये सब डेटा है थोड़े बहुत, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंस होता है। यानी रदरफोर्ड ने ये भी एग्जांपल बताया कि अगर मान लो तुमने, इन्होंने बोला एटम्स में मैक्सिमम पास तो वैकेंट होता है, ठीक है। अगर उसमें तुमने क्या किया, सारे वैकेंट पार्ट को हटा दो, सिर्फ क्या लो तुम डेंसिटी वाला जो इसमें हाई डेंसिटी है, यानी एटम में 99% पार्ट क्या होता है, 99.99% पार्ट क्या होता है, वैकेंट होता है, ठीक है। अब उस वैकेंट पार्ट को हटा दो तो हम लोग भी किससे मिलके बने हुए हैं, हम लोग तो मैटर है, हम लोग भी एटम से मिलके बने हैं, ये भी एटम से मिलके बना है, ये भी एटम से मिलके बना है। अब इसमें भी 99.99% पार्ट तो वैकेंट ही है, हम लोगों में भी वैकेंट है क्योंकि हम लोग एटम से मिलके बने और एटम 99.99% तो वैकेंट होता है। इसका मतलब अगर दुनिया को अगर तुम बहुत ही अगर तुम कंप्रेस करते जाओगे, बहुत ही पास पास ले आओगे, ठीक है ना, तो हम लोग को पूरी जो अर्थ है वो क्या होगी, पूरी एक फुटबॉल का एक एप्पल के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही हो आप लोग। तो आप लोग क्या करो, उसको जल्दी से नोट करो। और बच्चों कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखो और आपको याद रखने हैं। तो ये 3 डेटा तो आपको याद रखने ही रखना है। तो चौथा देखो यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने बोला जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, कब डिफ्लेक्ट कर रहे थे, थीटा के एंगल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा, Z² डिवाइड बाई साइन की पावर 4 θ/2, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 लिखा हुआ है, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है। Z मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको Z की वैल्यू दे दी जाएगी, थीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, बोलेगा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, आप निकाल ही नहीं सकते हो। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि मान लो कि θ1 दे देगा, मान लो कि 60 डिग्री एंगल पर मान लो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो मान लो 1000 है, इतने अल्फा पार्टिकल है, इतने अल्फा पार्टिकल इस एंगल पे डिफ्लेक्ट किए, तो बताओ
थीटा 2 के एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर कि n1/n2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन की पावर 4 θ/2, ये कौन सा θ2/2 डिवाइड बाई साइन की पावर 4 θ1/2, ये होगा। या देखो इसी को मैं और सॉल्व करता हूं तो यहां लिखूंगा कि साइन θ2/2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया, डिवाइड बाई साइन θ1/2 की पावर क्या हो गया, ये 4 हो गया। या इसको देखो बच्चों मैं और सॉल्व करूंगा, देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा n1/n2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, साइन की θ2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन θ1 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। या इसी को देखो हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आंसर आएगा, मैं बता देता हूं। अब यहां पे वैल्यू रखो, तो यहां पे देखो n1 की वैल्यू कितनी है, n1 1000 है, n2 तुम्हें सॉल्व करना है, इक्वल टू ये लिखा हुआ है साइन θ2 बाई क्या हो गया, θ2/2 यानी इसका डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, डिवाइड बाई θ1/2 करोगे कितना आएगा, ये साइन 60/2 मतलब 30 डिग्री आएगा, इसकी पावर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे n2 की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको एक टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखो कैसा पूछा जाएगा कि इन्होंने एक डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया। उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, देखो उन्होंने बोला कि आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर किसी भी एटम की निकालनी है तो क्या होगा 1.33, ये भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3 मीटर होगा। अब a मतलब क्या है, a मतलब है यहां पर एटॉमिक मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं इस वाले पार्ट को पहले रफ करता हूं। तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा जाएगा, आपसे कोई भी ऐसा दे दिया गया कि कैलकुलेट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ किसकी न्यूक्लियस की रेडियस, एल्यूमिनियम एटम। तो एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि रेडियस ऑफ, मुझे क्या निकालना है, रेडियस न्यूक्लियस की निकालनी है, वो भी किसके एटम की, एल्यूमिनियम एटम की। तो क्या होगा 1.33 होगा, तो 1.33 हो गया इंटू 10 की पावर -15। अब देखो a मतलब क्या है, एटॉमिक मास है, तो इसका देखो एटॉमिक नंबर ये होता है और एटॉमिक मास 27 होता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 27 की पावर 1/3 मीटर आ गया। यानी वैल्यू को सॉल्व करो 1.33 10 की पावर -15 और 27 को 3 की पावर क्यूब लिख सकते हो, तो यानी यहाँ 3 बचेगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, सीधे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो रदरफोर्ड मॉडल में एक और टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो बोल रहा है विद व्हाट वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ Cu एटम टू अराइव एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ Cu एटम। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये बोलना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि ये मान लो ये एटम दिया हुआ है किसका, ये कॉपर का एटम है, ठीक है। तो इसके सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मान लो ये इनिशियल यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जैसे आएगा अब अल्फा पार्टिकल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपेल करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो बच्चों ये वाला पॉइंट मैंने क्या मान लिया, ये मैंने इनिशियल पॉइंट ले लिया, दिख रहा है आप लोगों को, और इस फाइनल पॉइंट को मैंने क्या ले लिया कि फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसको मैंने क्या ले ली, वो इनिशियल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। यहाँ पे देखो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी, ये भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब बच्चों देखो, यहां से जब अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे क्या होगा, देखो यहां पर मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो बोलो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टार्टिंग में, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आएगा तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। यानी बीच में कहीं क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, तो इसके बीच में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर रही होगी, है ना। और देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज करेगी। कैसे, देखो मैं बता देता हूं बच्चों। देखो दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैंने एक बार बताया हुआ था, क्या होता है, K Q1 Q2 क्या होता है, R होता है, ठीक है। अब जैसे देखो दो एटम पास में आ रहे होंगे, अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगा। अब जब दो एटम आएंगे पास में आ रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी R की वैल्यू कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दी है, ये क्या है तुम्हारी, ये एक मिनिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे पास आएंगे वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगा रिपल्शन होगा तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे जैसे पास आएगा वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, और डिक्रीज करते करते एक टाइम बाद क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तब वो क्या करेगा, रिबाउंड कर जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। अब देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में क्या थी, मिनिमम थी, अब जैसे से पास आएगा तो बीच की डिस्टेंस कम होगी, और बीच की डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो मैंने इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दिया, इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दिया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब देखो बच्चे मैं लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो हमेशा सेम रहती है, यानी बोल सकता हूँ इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी। यानी इन दोनों पॉइंट की मैंने एनर्जी क्या कर दी, बराबर कर दी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। इनिशियल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और फाइनल मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब अगर आप ध्यान से देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये हो चुकी है 0, यानी मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया, या इसको आप बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये इनिशियली लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो इस वाले का मैं यूज़ करके, फॉर्मूले का यूज़ करके मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आपको पूरी बात समझ में आ गई यहाँ तक कि मैं बताना क्या चाहता हूँ? तो चलो फिर ठीक है। अब देखो मैं इस पार्ट को रफ करता हूँ, मैं रफ कर दूँ इस पार्ट को। चलो फिर तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने ये लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब बात है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ था, क्या होता है, हाफ mv² होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k q1 q2 बाई क्या होता है, बीच की डिस्टेंस r होती है। ठीक है, अब देखो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, कोई भी एटम आ रहा है ऐसे रिबाउंड कर गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितनी चेंज हुई पोटेंशियल एनर्जी, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, देखो ये वैल्यू, ये डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, 10⁻⁻13 मीटर गिवन है ना। अब देखो बच्चों क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है हाफ दिया हुआ है। अब मास, ये मास किसका होगा, अल्फा पार्टिकल, तब वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर ये कौन है, यहाँ से कौन आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब अल्फा पार्टिकल में मास कितने का होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अल्फा पार्टिकल पे जो मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो इसमें चार्ज होता है ये 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के चार्ज का। या अगर मैं वैल्यू की बात करूं कितना होगा, ये होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया। अगर मैं मास की बात करूं वैल्यू कितनी होगी, 4 × 1.67 × 10⁻27 kg हो जाएगा। बस अब मैं उठा के सारी वैल्यू रखता हूँ। मास ऑफ क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल, मास कितना होगा, ये होता है 4 टाइम्स होता है, तो 1.67 × 10⁻27 इंटू ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया।
अब मुझे वेलोसिटी ही कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मास पता था, ये हाफ हो गया, इक्वल टू, अब k क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हम लोगों को याद रखनी है 9 इंटू 10⁻9 होती है, ठीक है। अब ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, तो ये k मतलब होता है कांस्टेंट होता है, इनटू, अब ये Q1 चार्ज कौन सा, ध्यान से देखो, Q1 चार्ज कितने का है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज को बोलेंगे Q1 चार्ज है, और इस पे जो चार्ज को बोलेंगे हम लोग Q2 चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी क्या हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया Q1, ठीक है। अब Q2 मतलब हो गया इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एटम किसका दिया हुआ है, कॉपर का, तो कॉपर में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, और कॉपर में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 29 होते हैं, यानी यहां पर कितने का चार्ज होगा, 29 प्रोटॉन का चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, यानी यहां पर मैंने क्या कर दिया, 29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, मीटर में देखो दी 10⁻13 दिया हुआ है। अब यहां से आप क्या करोगे, वी अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, तो जो वी अल्फा की वैल्यू होगी वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो अब आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन में और आपको डिस्कस करके बता देता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। तो बच्चों देखो, एक और आपको बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसा कि लिखा हुआ है, ए बीम ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी इसकी गिवन है यहाँ पर। इसके पहले क्या था, वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, और यहाँ पे गोल्ड फॉल की बात हो रही है, गोल्ड का जो एटम है, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल इफ इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मैं वही देखो यूज करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही सेम फॉर्मूला, हाफ mv² हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k Q1 Q2 बाई बीच की डिस्टेंस जो हो गई। तो मैं चलो यहाँ क्लोजर अप्रोच की बात करा, मैंने d मान लिया, तो यहाँ पे जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, d मैंने मान ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हाफ। अभी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, पहले तो मुझे अल्फा पार्टिकल पता था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स मास लिख दिया था। यहाँ पे मुझे इसका मास नहीं पता है, तो चलो मैंने इसके मास को क्या मान लिया, कैपिटल M मान लिया। वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10⁻⁷, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू k कांस्टेंट है, उसकी मैंने चलो वैल्यू रख दी, ये हो गया। Q1 चार्ज किस पर होगा, स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे भी चार्ज भी नहीं पता है, तो मैंने यहाँ क्या मान दिया कि मान लो इस पर Q चार्ज है। Q2 चार्ज कहाँ पर था, वो एटम के ऊपर था। अब एटम के न्यूक्लियस में जितना चार्ज होता है, एटम कितना का है, गोल्ड का, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, यानी उसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसके न्यूक्लियस में भी चार्ज कितने का होगा, 79 टाइम्स प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, यानी मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया Q2 की वैल्यू, डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻14 गिवन है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। अब बच्चों देखो, यहाँ मुझे क्या क्या नहीं पता, मुझे ये n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और मुझे क्या नहीं पता, ये q की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यू तो मुझे पता है ना। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक, तुम्हें क्या स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, देखो ध्यान से देखो, फाइंड स्पेसिफिक चार्ज। तो बच्चों देखो, इस स्पेशल टाइप का जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होगी, चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q बाई M के रेशियो को बोलते हैं। तो यहाँ चार्ज मैंने Q माना हुआ है और मास M माना हुआ है, यानी आपको Q बाई M का रेशियो कैलकुलेट करना है, यही तो स्पेसिफिक चार्ज होगा ना उस पार्टिकल का। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, इस M को यहाँ शिफ्ट कर दो, बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Q बाई M का रेशियो आ जाएगा, और वही रेशियो आपको फाइंड करना था। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, अब इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों देखो,
अभी तक मैंने डिस्कस किया कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। अब मैं इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि आप बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर पे यानी न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इनसे पूछा गया बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। अब यानी इन्होंने ऐसा बताया कि ये क्या है, तुम्हारा एटम है, इसका सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के बाहर होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रुका नहीं होगा, तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है, ठीक है। अब इनसे एक क्वेश्चन किया गया, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने पहले बताया था, देखो मैक्सवेल ने बताया कि कोई भी चीज, तो मैक्सवेल ने पहले एक थ्योरी दे रखी थी, उन्होंने बोला था कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है, घूम रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस कर रही है। जैसे देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एज रिजल्ट ऑफ दिस इज द शुड बी लूज एनर्जी एट एवरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल fall into the nucleus thereby making the atom unstable। तो देखो मैक्सवेल ने क्या बताया, ऐसा तो रदरफोर्ड ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है और निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर होता है, चलो ठीक है। अब मैक्सवेल ने ये बताया कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, रदरफोर्ड ने ऐसा बोला, वो न्यूक्लियस के अंदर है, मैंने सिर्फ न्यूक्लियस बनाया है। अब बोला न्यूक्लियस के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया। मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर कोई भी चीज घूम रही है तो वो एनर्जी लॉस कर रही होगी, और एनर्जी लॉस करेगी तो इसमें है पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज, दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है, और अट्रैक्शन लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, न्यूक्लियस एक टाइम बाद पास आता जाएगा, और पास आते आते एक टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि ऐसा तो नहीं होता है, एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी रदरफोर्ड कि जो थ्योरी है वो क्या होगी, द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं बता पाए, उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर होता है। कैसे होता है इन्होंने बोला मुझे नहीं पता, वो उस बात को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, बट ये बोल दिया कि हाँ निगेटिव चार्ज न्यूक्लियस में तो नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है, लेकिन कैसे होता है ये इनको नहीं पता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है ये भी नहीं पता, कि प्लस चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब प्लस चार्ज ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है और उसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई जब तक इन्होंने मॉडल दिया था। क्लियर है, चलो ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लो, देख लो।